वाले हैं ग्रीन स्किल्स के बारे में। ग्रीन स्किल्स क्या होता है? इट इज द स्किल that help individual to reduce the negative impact on the environment and promote sustainability in personal and professional life। अगर हम ग्रीन स्किल्स की बात करें तो ग्रीन स्किल्स ऐसे स्किल होते हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। अगर हम ग्रीन स्किल्स की बात करें तो ग्रीन स्किल्स मेनली हेल्प करता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने में बनता है। तो ये था ग्रीन स्किल का बेसिक कंसेप्ट। अगर हम इससे रिलेटेड टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। A green economy is one that which promotes development while making sure that the environment is protected। यानी ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ऐसी इकोनॉमी है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता हो। द टर्म green economy was first coined in 1989 report for the government of United Kingdom by a group of leading environmental economists titled Blueprint for a Green Economy। यानी ग्रीन इकोनॉमी जो टर्म आया था वो 1989 में आया था। और ग्रीन इकोनॉमी जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एवरी इकोनॉमी हैज मेनी सेक्टर। अगर हम किसी इकोनॉमी की बात करें तो हर एक इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स होते हैं। अ सेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट और अ फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। For example, agriculture, automotive, construction, transportation, and healthcare are different sectors of economy. To make the economy green and environment friendly, there are some sectors where major changes can be made। जो ग्रीन इकोनॉमी है, अगर उसका ध्यान रखें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमें कुछ ना कुछ चेंज लाने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म की बात करें तो पहला टर्म आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पर हम रह रहे हैं, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों रहता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया and the non-living environment with which the organisms interact such as air, mineral, soil, water, sunlight together form an ecosystem। इकोसिस्टम मेनली क्या है? ऐसा जगह जहां लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो अपने आसपास ही देख करके समझ सकते हो। किसी पर्टिकुलर प्लेस को देखोगे तो इजीली पता चल जाएगा कि कहां पर किसी एरिया में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है और लिविंग क्या क्या है। तो इससे आप इकोसिस्टम के कंसेप्ट को समझ सकते हो। हालांकि ये साइंस का कंसेप्ट है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। दूसरा है फूड चेन। फूड चेन क्या है? दिस इज अ साइकिल इन नेचर वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में गेट eaten by flesh eating animals yani carnivores। Dead plants and animals are decomposed by decomposers into soil which in turn feeds plant। मतलब क्या है? एक साइकिल बना हुआ है। जो प्लांट है, डेड एनिमल और प्लांट जो है डिकम्पोज होने के बाद उसे हम पौधे में डालते हैं। जो एनिमल होता है जिसे हम शाकाहारी बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं, वो प्लांट को कंज्यूम करता है। उसके बाद उस
पर्टिकुलर जो एनिमल होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल जो होते हैं, उसे जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, और फर्दर जब उनकी डेथ होती है या प्लांट या एनिमल जो होता है, वो जब एक समय के बाद मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज किया जाता है। और डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी डिकम्पोजर्स वो हैं जो ये डेड प्लांट और एनिमल को खाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो डिकम्पोज हो करके और डिकम्पोज चीजें जो होती है वो प्लांट को खाद के रूप में हम देते हैं। तो ये एक चेन बना हुआ है इकोसिस्टम में, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। यानी हर एक थिंग जो है वो दूसरे को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल मीन्स होता है व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब सस्टेनेबल का मतलब ही सीधा यही है कि हम उसे प्रेजेंट में भी यूज करें और इस तरह से यूज करें ताकि फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी फ्यूचर के लिए भी उसको सेव करके हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स विच परमानेंटली हार्म द सॉइल। तो ये है कुछ टर्म्स जो कि हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ना था। बात आती है ग्रीन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। अगर हम ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर की बात करें तो डिफरेंट सेक्टर है। जैसे पहला ही है एग्रीकल्चर। अब इसमें हर एक सेक्टर में क्या है कि प्रेजेंटली कुछ ना कुछ निगेटिव चीजें चल रही है, कुछ हार्मफुल होता है, और हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ग्रीन इकोनॉमी है, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर रेफर्स टू ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर आवर फूड। मतलब हम अपने भोजन के लिए जो क्रॉप को ग्रो करते हैं, इस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विथ फूड। मतलब इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें फूड मिलता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम द इन्वायरमेंट बाय overseeing land resources, cutting forests, and polluting air, water, and land by using harmful chemical fertilizers and pesticide। अब एग्रीकल्चर में जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह फर्टिलाइजर ये सब यूज होता है, जिससे क्या है लैंड को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हम खेती के लिए जंगल को काटते हैं उससे नुकसान हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी है एक्चुअल में। और हमें करना क्या चाहिए, तो उसके लिए पहला है सपोर्ट लोकल ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। मतलब हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करना है। ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स इफ पॉसिबल। अगर संभव है तो हम अपने यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए खुद अपने खेतों में सब्जी को उगाएं। उसके बाद है इट इन सीजन एंड लोकली प्रोड्यूस्ड फूड। यानी इन सीजन मतलब जो एक पर्टिकुलर सीजन में हो रहा हो और लोकल तरीके से प्रोड्यूस किया हुआ हो, मतलब आसपास की जमीन पे आसपास के जो किसान हैं उनको द्वारा उपजाया गया हो, तो उसे हमें कंज्यूम करना है। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेस। अगर हम एनर्जी रिसोर्सेस की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेस क्या है? वी यूज एनर्जी फॉर all our daily functions but our demand is increasing day by day। जो हम लोग घरों में एनर्जी यूज करते हैं उसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होती है। जैसे हम ऑयल यूज करते हैं, कोल, गैस, ये सब यूज करते हैं। तो इससे क्या है, इससे इन्वायरमेंट को भी खतरा है, हेल्थ को भी खतरा है, और साथ में एक और फैक्ट क्या है कि ये नॉन रिन्यूएबल है। यानी नॉन रिन्यूअल का मतलब ही होता है कि एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा।
तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि कैसे हम एनर्जी रिसोर्सेस से उसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। नेक्स्ट है सिलेक्ट क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर लाइट्स व्हेनेवर पॉसिबल। मतलब ऐसे हमें एनर्जी सोर्स का यूज करना है जो कि रिन्यू हो सके। हमें सोलर लाइट्स का यूज करना है क्योंकि जो सन है वो एक तरह से लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें। जहां पर हम लाइट्स यूज कर रहे हैं, जब जरूरत हमारी खत्म हो जाए लाइट को ऑफ कर दें। होम अप्लायंसेस को अनप्लग कर दें जब हम यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अवॉइड कार्स एंड यूज साइकिल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कार को अवॉइड करने हैं, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, जैसे हम अ, जंगलों को काट करके बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड ये सब बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा हमें क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग्स, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड यूज क्लीन एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे आगे के लिए उतना ही नुकसानदायक है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब को सेव करें और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज करें जो कि बाद में रिन्यू हो सकता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि अगर लार्ज स्केल पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का पोल्यूशन कॉज हो रहा है, तो हमें लोकल अथॉरिटी को इसकी सूचना देनी है। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज ओवरफिशिंग हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ फ्यूचर फिश सप्लाई। अब जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा फिश सप्लाई होता है, तो जैसे कुछ स्पीसीज हैं, कुछ प्रजाति हैं फिश के, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो इससे क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस और फूड चेन डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स को, जैसे we can avoid the problems of overfishing by telling people about sustainable fishing practices which control fishing। मतलब क्या है कि ऐसे हमें यूज करना है जो आने वाले टाइम में भी कभी खत्म ना हो। प्रोवाइड एनफ टाइम फॉर फिश टू ब्रीड एंड मल्टीप्लाई। यानी इतना टाइम देना है कि फिश की जो संख्या है वो एक टाइम के बाद मल्टीप्लाई हो सके, ब्रीड हो सके, एनफ टाइम देना है। इफ यू ईट फिश, बाय ओनली दोज विच आर प्लेंटीफुली अवेलेबल एंड ऑल्सो इन सीजन। मतलब क्या है कि जो इजिली अवेलेबल है उस फिश को हमें खाना चाहिए, और जब सीजन हो तब खाना चाहिए, जब ब्रीडिंग सीजन हो उस टाइम में हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म कैन बी great for local economies but not if it harms the environment। लोकल इकोनॉमीज के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या है अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए फिर गलत होगा। जैसे अगर हम ट्रेवल करें तो ट्रेवल हमें ग्रुप में करना चाहिए। वाटर और एनर्जी का जो यूज है वो लिमिटेड करना चाहिए। ऐसे ही क्या है, हमें इस तरह से अपने होटल्स वगैरह, ट्रेवल कंपनी ऐसे को सपोर्ट करना चाहिए जो इको टूरिज्म को समझता हो, यानी टूरिज्म विच प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से अगर हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हो तो एनवायरनमेंट का ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करें तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है अनएक्सपेक्टेड टाइम में, सॉइल इरोजन, वाइल्ड लाइफ के लॉस हो सकते हैं, फूड चेन डैमेज
हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरह से पॉल्यूशन भी हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा, अब जैसे पेपर है, तो पेपर के लिए हम पेड़ काटते हैं, तो हमें इससे बचना है, कम से कम यूज़ करने हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना है जिससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस खराब हो। कोई भी चीज़ को हमें रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है या रिसाइकिल करना है। क्योंकि इससे क्या है कि बार-बार हमें पेड़ काटने होते हैं, तो अपने यूज़ पे कंट्रोल करना है। दूसरा क्या है, जो हमें वैसा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है जिससे जानवरों को, जंगलों को नुकसान हो। तो ये सब चीज़ का हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में भी क्या है, ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारे डीज़ल, पेट्रोल कंज़्यूम होते हैं जो कि पॉल्यूशन का कॉज़ होता है। तो वैसे केस में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम साइक्लिंग का यूज़ करें। तो इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में ध्यान रख सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए? तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और ट्रेन्स, वॉक और साइकिल व्हेन पॉसिबल, यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल इफ पॉसिबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर जो है, वाटर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती है। आजकल आप देख रहे हो कि कई जगह पर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में हमें पानी की कमी ना फेस करना पड़े। यूज़ वाटर वाइज़ली, यानी क्या करना है, जब ज़रूरत हो तो हमें प्रॉपर यूज़ करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। जो टैप है, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें टैप को बंद रखना है। लीकेज को हमेशा ध्यान में रखना है, कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसको वापस से हम वाटर सोर्स में जनरली जाने दे देते हैं, जिससे क्या है, वाटर सोर्स हमारा खराब होता है। तो जब तक वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट ना हो जाए, हम इसे कहीं लैंड पर या वाटर सोर्स में बहने ना दें। इससे क्या है, जो एग्जिस्टिंग वाटर है वो खराब होता है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जैसे जनरली कई बार क्या होता है, लोग इधर-उधर किसी भी मटेरियल को फेंक देते हैं, तो उससे क्या है, पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, एयर वाटर पॉल्यूशन होते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल हो, अगर हम रीयूज कर सकते हैं तो उसका रीयूज करें। 3R का हमें ध्यान में रखना है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। अगर हमें कोई चीज को सेपरेट करना है, हटाना है, वेस्ट है, तो उसको प्रॉपर तरीके से सेपरेट करके रखें, ताकि जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल किया जा सके, और जो डिकम्पोज हो सकता है उसको खाद के रूप में हम यूज करें। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो क्या होता है, डिफरेंट तरह का पॉल्यूशन होता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमेशा इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल है। इफ वी बाय ग्रीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, मोर इंडस्ट्रीज विल स्टार्ट मेकिंग सच प्रोडक्ट। अब जैसे क्या है कि हम लोग जनरली ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो उसकी बजाय हम अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट का अगर हम यूज करें, तो उस केस में क्या है कि जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो भी इसी तरह के प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करेगी और हमारे इन्वायरमेंट
पे इसका असर होगा। तो ये सब चीज का हमें ध्यान में रखना है। हमने मेनली अभी तक तो यही पढ़ा है कि कौन से सेक्टर में एक्चुअल में क्या चीजें चल रही है और हमें किस तरह से मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये आपको हर एक सेक्टर का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिसीज फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी के लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज है। पॉलिसी क्या है? एक ऐसा रूल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा या स्कूल कॉलेज के द्वारा चलाया जाता है ताकि कोई भी जो काम हो वो स्मूथली हो सके। ऐसे ही क्या है, अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करें तो इसमें भी कुछ सर्टेन रूल्स और गाइडलाइंस होंगे जिसको हमें फॉलो करना होता है। पॉलिसी टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन, मतलब कि हमें क्या करना है। हु हैज टू डू इट, किसको करना है। हाउ हाउ इज इट टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन मतलब कैसे होना है। और whom इट इज टू बी डन। तो ये सब चीज जो है हमें पता होना चाहिए। मतलब पॉलिसी जो है ये सारे चीज को डिफाइन करती है कि क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह से होना है, कौन करेगा। सारी चीजें डिसाइड की जाती है ग्रीन इकोनॉमी की पॉलिसी में। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 is the policy of Indian government which aims to meet the challenge of skilling people at scale with speed and standard। जैसे अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो 2015 में आई थी जिसे हम स्किल इंडिया मिशन कहते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि जितने भी लोग हैं सबको स्किल्ड करना है। तो यानी जितनी भी पॉलिसी होती है हर पॉलिसी का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। स्टेक होल्डर्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैव बीन गिवन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक श्योर दैट पॉलिसी इज सक्सेसफुल। और जो स्टेक होल्डर होते हैं जिनको इसे चलाना होता है स्मूथली, वो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से वर्क को किया जा सके। गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड मेनी पॉलिसीज for sustainable development that makes sure that there is a economic development but the environment is also protected at the same time। गवर्नमेंट जो है जनरली ऐसी पॉलिसी को अपनाना चाहती है जो कि फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता रहे। तो ये जो है ये ग्रीन इकोनॉमी के पॉलिसी बनाने में हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। पॉलिसीज फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। अगर हम ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित कुछ पॉलिसी की बात करें तो जो इंडिया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी को अपनाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी एज अ पॉलिसी एंड इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, प्रोवाइड फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी रिसोर्सेज एंड सैनिटेशन while taking care of natural resources। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान में रखते हुए इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई। इट फॉलोज स्पेशल पॉलिसीज टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स सच एज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी यानी प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसी आर। अगर हम ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित पॉलिसी की बात करें तो डिफरेंट पॉलिसीज बनाए गए जिसमें पहली पॉलिसी यहाँ पर है नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस इज एन एक्शन प्लान which includes different missions or plans within it which aim at sustainable development। NAPCC जो क्या है वो डिफरेंट टाइप के एक्शन प्लान को इंक्लूड करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करे। पॉलिसी दैट कम्स विथ अ फिक्स्ड एक्शन डेट एंड बजट बिकम्स अ मिशन।
NAPCC includes 8 important missions covering different aspects of environment. अगर हम नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसमें क्या है, टोटल 8 यहाँ पर एस्पेक्ट दिए गए हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर enhance energy efficiency, national mission on sustainable habitats, national water mission, national mission for sustaining Himalayan ecosystem, national mission for a greener India, national mission on sustainable agriculture, national mission on strategic knowledge on climate change. तो ये नेशनल एक्शन प्लान जो है फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर फर्दर 8 इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो बनाए गए थे। एक एक करके हम अगर बात करते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन का मेन काम क्या है कि जो फॉरेस्ट है, ग्रीन इंडिया मिशन मेनली जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करना, प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करने का एम रखता है। ग्रीन इंडिया मिशन का मतलब ही है कि इंडिया को ग्रीन रखना। इंडिया को ग्रीन हम कैसे रख सकते हैं, जब फॉरेस्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज हो सके, तो उसके लिए हमें एक तो पेड़ लगाने हैं, दूसरा क्या है जो एग्जिस्टिंग है उसे प्रोटेक्ट करने हैं और रिस्टोर करने हैं। इट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, वाटर बायोमास, preserving mangroves, wetlands, critical habitats, along with services like fuel, fodder, timber and non-wood forest produces. जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, ये अगर हम ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट की बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट एक दिया हुआ है महुआ इकोनॉमी। इसमें जनरली क्या होता है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं कुछ पार्टिकुलर एरिया जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पर जो फॉरेस्ट का जो रेंज है, येलो कारपेट स्मेलिंग फ्लावर होता है और ये कुछ टेस्ट में फैला हुआ है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जिसे हम ट्राइब्स ज्यादातर कहते हैं, वो क्या करते हैं, इस फ्लावर को कलेक्ट करते हैं, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर क्या है, उसे एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करके बेचते हैं। फिर दूसरे लोग इसे खरीदते हैं और अलग अलग जगह पर, यहाँ तक कि बायोफ्यूल, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये सब होता है और इसके लिए हम महुआ के पत्ती का भी यूज करते हैं। तो ये क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन का एक प्रोजेक्ट है छोटा सा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन इज ऑल्सो नोन एज नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन का मेन एम क्या है, दिस मिशन एम्स टू मीट इंडियाज एनर्जी नीड्स सस्टेनेबली। इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। मतलब इस मिशन का मेन एम यही है कि जो इंडिया है इसमें ज्यादातर जगह में जो है वो सोलर एनर्जी का यूज हो, क्योंकि सोलर क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि एक टाइम के बाद हमेशा रिन्यू होता रहता है। कोल, पेट्रोलियम, अगर हम इसकी बात करें तो एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर होगा, लेकिन सोलर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। Along with energy and ecological protection, the solar mission promotes local production and distribution of energy. अगर हम इस फिगर की बात करें तो जैसे गुजरात के बारे में, दीव के बारे में बताया हुआ है कि इसमें कितना परसेंट जो है वो सोलर कहां पर है। 5.2 फिगर जो है वो दीव में सोलर मिशन जो है वो 100% सोलर एनर्जी है। और अगर हम स्टेट की बात करें
तो 73.4% जो है वो गुजरात में है। तो इस तरह से क्या है, ये सोलर एनर्जी जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उतना ही ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बढ़ती रहेगी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन या फिर क्लीन इंडिया मिशन, इसका मेन एम क्या है? जो इंडिया के सिटीज, टाउन या गांव है उसको क्लीन रखना। One of its main aims is to achieve an open defecation free India by October 2019, the 150th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi, by constructing toilets across the country। मतलब देश भर में जो टॉयलेट बनाया गया था वो क्लीन इंडिया मिशन के तहत ही था, स्वच्छ भारत मिशन। और उस टाइम पर ही 2 अक्टूबर 2019 में इसे स्टार्ट किया गया था। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको सेट करने का मेन एम जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है। द एनजीटी इज लाइक ए कोर्ट फॉर cases related to environmental protection, conservation of forest and other natural resources। मतलब जैसे कोर्ट में फैसले के लिए जाते हैं उसी तरह से अगर इन्वायरमेंट, ग्रीनरी से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की सिचुएशन है, कोई केस है, तो उसके लिए एनजीटी वर्क करती है, यहाँ तक कि फाइन भी लगाती है। किसी पर्टिकुलर अगर गवर्नमेंट का कोई फैसला होता है तो गवर्नमेंट में भी फाइन लगता है। It acts on dispute related to environmental issues and may ask people causing ecological damage to pay heavy fines। मतलब क्या है, अगर environmental issues कोई क्रिएट करता है तो उस केस में काफी हैवी फाइन्स भी देना पड़ता है और कई बार पीपल को जेल भी भेज दिया जाता है। तो एनजीटी जो है ये किसी भी तरह का पनिशमेंट देने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीन इकोनॉमी में स्टेक होल्डर कौन कौन है? एनी पर्सन विथ एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग इज नोन एज स्टेक होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर क्या होता है? वो पर्सन जिसको एक पार्टिकुलर काम करना अच्छा लगता है और उस काम को करता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो पार्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। जैसे हम लोग अगर हैं तो पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेक होल्डर हम हो गए, क्योंकि आपको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो जो टीचर्स हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे काम होते हैं जो टीचर्स को करना होता है, तो उसके लिए भी क्या है, हम स्टेक होल्डर्स ही हैं। सिंस अ ग्रीन इकोनॉमी affects everyone and needs support from many people, there are many stakeholders in a green economy। क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी जो है उसको हर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए लगभग सभी पीपल का साथ होना जरूरी है। ग्रीन इकोनॉमी में हेल्प करना जरूरी होता है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हर एक पर्सन का, जो सोसाइटी में रहते हैं, सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि कोई एक अकेला पर्सन काम नहीं कर सकता, हर कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहाँ पर है गवर्नमेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज, रूल्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजी को बनाने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या है, जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सोशल वर्कर होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो कई बार ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर काम करते हैं, तो एनजीओ भी रिस्पॉन्सिबल हैं।
गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के लिए, लोकल अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही अगर हम बिजनेस और इंडस्ट्री की बात करें, तो चाहे कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री हो, हर किसी को ये ध्यान में रखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट को सपोर्ट करे और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो हार्मफुल चीजें हैं उसको मैनेज करे। इस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो बिजनेस और इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही अगर हम फार्मर्स की बात करें, तो फार्मर्स चूंकि जो फूड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो उगाते हैं और जो कि पूरा कंट्री कंज्यूम करता है, तो इसीलिए ग्रीन इकोनॉमी में फार्मर्स का भी रोल है। उसी तरह से अगर विमेन की बात करें, तो सोसाइटी में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, मैन और वुमेन दोनों हैं। तो जितनी ज्यादा जितनी मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही विमेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करे। ऐसे ही वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस, जो वर्कर होते हैं, चाहे वो वाटर से रिलेटेड काम करें, सैनिटेशन से रिलेटेड काम करें, कोई भी वर्कर होते हैं, उन वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे ही नेटिव ट्राइब्स, जो भी इंडिजिनस पीपल हैं, जो आसपास घूमते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है, उनको भी जो इकोनॉमी है, ग्रीन इकोनॉमी, उस पे ध्यान देना होगा और इन्वायरमेंट को बचाना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी, जो पीपल साइंटिस्ट या रिसर्च फील्ड में होते हैं, वो भी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से पॉलिसी बनानी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिल्ड्रन और यूथ की, तो जो चिल्ड्रन और यूथ होते हैं, वो हमारे फ्यूचर होते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर की जो इकोनॉमी है, उसको संभालने के लिए चिल्ड्रन और यूथ का भी बहुत बड़ा रोल है। दे कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में और साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के प्रोटेक्शन में भी चिल्ड्रन और यूथ रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें मल्टीपल स्टेक होल्डर come together for implementation of a solar lighting project। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मल्टीपल पीपल अगर सोलर लाइटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो ज्यादा से ज्यादा सोलर लाइट सोलर एनर्जी की फैसिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी की फैसिलिटी होगी, धीरे धीरे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा और लोग सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट होंगे। तो ये भी जो है, ये हेल्पफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ये भी फायदेमंद है। दूसरा है मेकिंग बॉटल लैम्प्स। प्लास्टिक बॉटल्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड ब्लीच। The bottles are then installed onto roofs of houses and begin working as a mirror on roof, becoming a natural light bulb during a day। अब जैसे क्या है, अ, अगर हम बॉटल में डिफरेंट जैसे वाटर और ब्लीच जैसे भर करके और रूफ पे रख दें, तो उससे क्या होता है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जनरेट होता है और ये बल्ब दिन में जो है वो बल्ब की तरह काम करता है। तो इसके लिए हमें दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं होगी। मेकिंग लैम्प्स विद सोलर सेल्स। अगर हम सोलर सेल्स की बात करें, द प्रोजेक्ट ऑफर्स द
parts needed to make simple solar power lights to women and teaches them how to assemble them. जैसे क्या है कि सोलर पावर लाइट जो है, सोलर पावर लाइट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो अगर कोई पर्सन सीख लेता है कि कैसे असेंबल करना है, तो वो घर बैठे भी इसे बना सकते हैं और अपने घर में यूज कर सकते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि सोलर लाइट जो हम बना रहे हैं उसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो स्किल होगी, स्किल होने से क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को भी फिर यूज करेंगे, सोलर सेल की हेल्प से लैंप बनाएंगे और इसे यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका यूज कम होगा और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज ज्यादा होगा। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, तो बेनिफिट क्या है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंसिव polluting electricity, villagers have a source of almost free clean energy। जो हम एक्सपेंसिव और पॉल्यूशन वाले सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसकी जगह हमें फ्री और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स अवेलेबल हो पाएगा। पीपल ट्रेंड इन मेकिंग एंड रिपेयरिंग सोलर लैंप्स हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई पीपल सोलर लैंप को रिपेयर करना और बनाना जानेंगे तो उसके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा। और नेक्स्ट है प्लास्टिक बॉटल्स आर रिसाइकल्ड। अब जैसे प्लास्टिक बॉटल का जो हम यूज कर रहे हैं, वो अगर हम डिफरेंट तरीके से यूज करें तो इससे क्या है, प्लास्टिक बॉटल का यूज मल्टीपर्पज तरीके से हो रहा है, तो ये भी बेनिफिट है, इन्वायरमेंट पे इसका असर नहीं होगा। ऐसे इधर उधर फेंका रहेगा तो उससे क्या है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलता है। क्राइम रेट्स हैव बीन फाउंड टू ड्रॉप ड्यू टू बेटर लाइटिंग। अगर अंधेरा है तो क्राइम का चांस ज्यादा है, तो इस तरह से अगर हम बल्ब बना करके यूज करते हैं, लाइटिंग की वजह से क्राइम रेट जो है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज की, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी। अगर हम सरकार की बात करें तो जो सरकार और लोकल अथॉरिटीज होते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉज, पॉलिसी, स्ट्रेटजी और डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड को बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भारत की जितनी भी मिनिस्ट्री है, वो सभी मिनिस्ट्री लगभग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिसीजन लेते हैं। तो इसमें क्या है, और लेकिन जो अगर हम मेजर पार्टिसिपेशन की बात करें, तो मेजर पार्टिसिपेशन जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। मतलब ये जो है, ये मिनिस्ट्री का कुछ खास रोल है। वैसे तो लगभग सभी मिनिस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, लेकिन ये जो मिनिस्ट्री का नाम अभी हमने देखा, ये मिनिस्ट्री थोड़ा सा मेजर इनका पार्टिसिपेशन होता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज को बनाती है और उसके लिए प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड देती है। फंड कौन देती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। इट मेक्स legislations, laws such as Environment Protection Act 1986 to protect the environment and take actions against lawbreaker। अब जैसे क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर कोई पर्सन इसको ब्रेक करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। ऐसे ही क्या है, it set up missions such as Green India Mission and National Solar Mission to act on green economy projects। It works with scientists and educates the public on environmentally safe practices। मतलब साइंटिस्ट के साथ, एजुकेटर्स के साथ काम करके और जो पीपल हैं उनको अवेयर करते हैं
केमिकल फ्री फार्मिंग करने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट का रूल है। अगर हम प्राइवेट एजेंसीज की बात करें, तो प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि उसके साथ प्राइवेट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, सोशल वर्कर, प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल सिटीजन उसके साथ काम ना करें। क्योंकि पॉलिसी बनाने से नहीं होती है, पॉलिसी बनाने के साथ साथ उसे अप्लाई करने से भी होती है। तो ये जो लोग हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं या फिर एनजीओ हैं, सोशल वर्कर हैं, जो इंडिविजुअल सिटीजन हैं, ये सब भी अगर साथ होंगे तो ग्रीन इकोनॉमी को हम इजिली प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट एजेंसीज की बात करें, तो प्राइवेट एजेंसीज का क्या रोल है? द रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज इंक्लूड फॉलोइंग लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो सरकार रूल बना रही है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने और करवाने में हेल्प करती है। मेकिंग श्योर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड बाय पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट मिशन। यानी ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल बनाया गया है, उसको कितने लोग किस तरीके से फॉलो करते हैं। जो पीपल रूल को ब्रेक करते हैं या उसके लिए उसका रिपोर्टिंग करना, ये भी प्राइवेट एजेंसीज का ही काम है। एजुकेटिंग पीपल एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ग्रीन इकोनॉमी एक्टिविटीज। ग्रीन इकोनॉमी एक्टिविटीज के बारे में पीपल को एजुकेट करना और अवेयरनेस क्रिएट करना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एंड हेल्पिंग इट इम्प्लीमेंट ग्रीन पॉलिसीज। मतलब गवर्नमेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ग्रीन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ अगर हम ग्रीन प्रोजेक्ट की बात करें, तो स्वच्छ कोऑपरेटिव, ये प्रोजेक्ट पुणे में लागू किया गया था। पुणे सिटीज के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए स्वच्छ कोऑपरेटिव मिशन लागू किया गया था, ग्रीन प्रोजेक्ट। ऐसे ही डीप डीप मॉडर्न चूल्हा सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये जो है लकड़ी के चूल्हे पर जो खाना बनता है उसको रिड्यूस करके और उसकी जगह पर, ये मतलब ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट था। हिमाचल में जैसे क्या है कि जो प्रोजेक्ट, जो लोग थे वो लकड़ी पे खाना बनाते थे, तो इससे क्या है बहुत सारा स्मोक आता था। तो इससे क्या है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता था। तो इसीलिए मॉडर्न चूल्हा की हेल्प से क्या हुआ, जो कंजम्पशन था वुड का उसको रिड्यूस किया गया और स्मोक का जो परसेंटेज है उसको भी रिड्यूस किया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट था। इसी तरह से एक एग्जांपल और है इन बायोलेट ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन। उसके तहत क्या किया गया, बायो टॉयलेट जगह जगह पर बनाए गए। और इससे क्या फायदा है, जैसे ग्रीन बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो वाटर कंजर्वेशन ड्यू टू लेस फ्लशिंग। मतलब इस तरह के इको फ्रेंडली टॉयलेट थे ये, और इसमें लेस फ्लशिंग करना होता था ताकि वाटर जो है वाटर कम से कम कंज्यूम हो। इफिशिएंट सीवेज सिस्टम, डिक्रीज इन सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर टॉयलेट में अगर लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन होगा वो डिक्रीज होगा। ऐसे ही हाइजेनिक सैनिटेशन की वजह से जो डिजीज है वो भी डिक्रीज होगा। और उससे क्या है, कुछ ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट हुए। ग्रीन जॉब्स क्या होते हैं, ऐसे जॉब जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता हो। तो ये कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल था। ये जितना हमने पढ़ा है वो सब ग्रीन स्किल के बारे में पढ़ा है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लास्ट चैप्टर था। थैंक यू, थैंक यू सो मच।